मध्य प्रदेश के इलेक्शन ईयर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार का नया कैलेंडर आ गया है। अब तक दिव्य दरबार लगाकर चमत्कार दिखाने और राम कथा सुनाने वाले बाबा बागेश्वर इस बार सड़कों पर उतरने वाले हैं, पदयात्रा करने वाले हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम से लेकर बुंदेलखंड की अयोध्या यानी राम राजा सरकार के ओरछा धाम तक पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। बाबा बागेश्वर जल्द इस यात्रा की पूरी डिटेल शेयर भी करने वाले हैं। लेकिन बाबा की घोषणा से पहले इंडिया टीवी आज आपको इस यात्रा की पूरी डिटेल बताएगा। बाबा भले ही इस यात्रा को सामाजिक समरसता का नाम दें, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कैसे इस यात्रा से एमपी की राजनीति का विकास होगा। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकालें और इस यात्रा का पैदल यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। – 2018 में मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा देखी। पिछले महीने शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा भी देखी और अब मध्य प्रदेश बाबा की बुंदेलखंड यात्रा देखने वाला है। बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व के सबसे बड़े महायज्ञ की अपार सफलता के बाद बाबा बागेश्वर ने अपने नए मिशन का पर्चा आउट कर दिया। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकालें और इस यात्रा का पैदल यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। बुंदेलखंड का विकास और हिंदू राष्ट्र की मनोकामनार्थ हनुमान भक्त बाबा बागेश्वर ने बालाजी के बागेश्वर धाम से बुंदेलखंड की अयोध्या यानी राम राजा सरकार के ओरछा धाम तक पदयात्रा की घोषणा कर दी। बाबा की ये यात्रा किस रूट से निकलेगी, बाबा कितनी विधानसभाओं को कवर करेंगे, कौन कौन बाबा की यात्रा में शामिल होगा, बुंदेलखंड के विकास की इस यात्रा का नाम क्या होगा, कब तक इस यात्रा का पूरा प्लान रेडी होगा, ये सब बाबा ने अभी कॉन्फिडेंशियल रखा है। लेकिन आज हम आपको एक एक डिटेल देंगे। भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में पदयात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है। बाबा बागेश्वर अब तक मंचों से प्रवचन करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब बाबा बागेश्वर धाम से ओरछा के राम राजा परिसर तक पदयात्रा निकालेंगे। जाहिर है इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। यात्रा किसी भी रूट से जाए तकरीबन 4 जिलों को कवर करते हुए निकलेगी और इन 4 जिलों के जो वोट हैं वो बाबा के हिसाब से सेट होना तय है। मतलब बाबा बागेश्वर की पद यात्रा किसी भी रूट से निकले, बुंदेलखंड में कम से कम 4 जिलों को कवर जरूर करेगी। बाबा की कथाओं में आने वाली लाखों की भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब बाबा सड़क पर पैदल निकलेंगे तो क्या होगा, कितना जन सैलाब आएगा और इस साल होने वाले इलेक्शन में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाबा के बागेश्वर धाम से बुंदेलखंड की अयोध्या यानी राम राजा सरकार के दरबार की दूरी 176 किलोमीटर की है। ये दूरी मुख्य सड़क मार्ग से है। अगर बाबा इस रूट से ओरछा तक पद यात्रा करते हैं तो रास्ते में गंज, छतरपुर, मऊ, सहानिया, नौगांव, अलीपुरा, मऊरानीपुर, निवाड़ी से होते हुए ओरछा धाम पहुंचेंगे। बाबा की इस यात्रा का इम्पैक्ट पूरे बुंदेलखंड में होगा, खासकर एमपी के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना के साथ यूपी के झांसी और ललितपुर डायरेक्ट इस रेंज में आएंगे। अगर हम इसे एमपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बाबा की यात्रा 3 जिलों से होकर गुजरेगी। पहला जिला होगा छतरपुर, जिसमें 6 विधानसभाएं हैं। इसमें से महाराजपुर, राजनगर और छतरपुर खास में कांग्रेस का कब्जा है। चंदला और मलहरा में बीजेपी का कब्जा है और बिजावर सीट पर एसपी का कब्जा है।
दूसरा जिला होगा टीकमगढ़, जिसकी तीनों विधानसभा टीकमगढ़ खास, जतारा और खरगापुर में बीजेपी का कब्जा है। और तीसरा जिला है टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी, इसकी भी दोनों विधानसभा निवाड़ी और पृथ्वीपुर में बीजेपी का कब्जा है। मतलब बाबा के मुताबिक इस यात्रा का मकसद भले ही राजनीतिक नहीं है, लेकिन पद यात्रा को लेकर बाबा का मैसेज भी क्लियर है। वो गांव-गांव जाने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की अलख जगाने वाले हैं। मतलब साफ है, जो बीजेपी अब तक करती आई है, बाबा वही डंके की चोट पर करने वाले हैं। इसलिए बुंदेलखंड के विकास को लेकर बाबा की इस यात्रा का डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को जरूर मिल सकता है और बीजेपी अपने किले बचाने में कामयाब रह सकती है। अभी पदयात्रा क्या है? बागेश्वर धाम से लेके ओरछा राम राजा मंदिर, क्या है इस पदयात्रा का उद्देश्य? सामाजिक समरसता जी, ताकि सब ये जो रोटियां सेकी जा रही हैं, जातिवाद शून्य हो, सामाजिक समरसता हो और भारत हिंदू राष्ट्र हो। तो इस कैसे निकलेगी ये यात्रा? कुछ इसकी परिकल्पना? हाँ, धाम से राम राजा ओरछा तक पहुंचेंगे, गांव-गांव के जो लोग मिलेंगे उनका स्वागत करेंगे और सबको जगाएंगे कि भाई अब जागो। और परिकल्पना में रोज लगभग 15-20 किलोमीटर चलेंगे। पूरा बागेश्वर परिवार चलेगा। जिनके अंदर खून होगा, जुनून होगा, जिनको लगेगा कि उनको भी इस यज्ञ में, हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, वो आएंगे। और नहीं होगा खून तो नहीं आएंगे, ठीक है। हम तो राम राजा ओरछा तक जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है, इतने विरोधी आपके पैदा होते जा रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को किससे डर लगता है? हमको कभी डर नहीं लगता है। हमको केवल डर है अपने माँ बाप और गुरुदेव हनुमान जी से। अधर्म ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, कोई हम पाप ना कर दें, इसके अलावा किसी के बाप से नहीं डरते। तो एक छोटा सा और भी पूछ लेता हूँ, किसी से नहीं डरते? इस यात्रा के माध्यम से आप अभी इंडिया टीवी के सामने हैं, जो यात्रा निकलेगी आपकी बागेश्वर धाम से ओरछा तक, क्या संदेश देना चाहेंगे अभी से कि लोग आपसे जुड़े? वैसे यात्राओं के दौर में हमने भारत जोड़ो यात्रा भी देखी है, अगर आपको याद हो, राहुल गांधी की, तो इसका नाम क्या होगा और क्या संदेश रहेगा इंडिया टीवी आपसे पहले? ये बहुत जल्दी बताएंगे। और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ है या सामाजिक समरसता के? दोनों एक दूसरे के पूरक है। हिंदू राष्ट्र होना सामाजिक समरसता होना है, सामाजिक समरसता होना हिंदू राष्ट्र। कि कमलनाथ ने बाबा की शरण में आकर संविधान की बात की थी और शिवराज ने बिना कुछ कहे बाबा के संकल्प को पवित्र बता दिया था, क्योंकि 15 साल से ज्यादा एमपी में सत्ता का सिंहासन संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान ये बात अच्छे से जानते और समझते हैं कि इस वक्त बाबा की पॉपुलैरिटी पीक पर है। बाबा से बैर लेना उन्हीं को भारी पड़ सकता है। एमपी विधानसभा के इलेक्शन में 7 महीने का वक्त है, टक्कर कांटे की है, इसलिए शिवराज ने अभी से पूरी तरह कमर कस ली है। कल शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायकों की मीटिंग ली थी, एजेंडा सेट किया था और आज एमपी विधानसभा में शिवराज के चौथे टर्म का लास्ट बजट पेश किया गया। इलेक्शन के पहले शिवराज सरकार के 3,14,025 करोड़ के लास्ट बजट में महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने का वादा हुआ। 12वीं में फर्स्ट डिवीजन लाने वाली बेटी को ई स्कूटी देने का वादा हुआ। शिवराज सरकार ने किसानों का कर्ज भरने का वादा किया। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा हुआ। बुजुर्गों को फ्लाइट से तीर्थ दर्शन करवाने का वादा किया गया। कुल मिलाकर इस चुनावी बजट में शिवराज सरकार ने हर वर्ग को अपने फेवर में करने पर पूरा फोकस किया। कैमरे पर आकर शिवराज सिंह चौहान ने इसे अधोसंरचना, विकास और जन कल्याण का बजट बताया, तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने कहा कि बजट का मतलब होता है आय, व्यय और विकास, लेकिन बीजेपी सरकार के बजट का मतलब है कर्ज, कमीशन और सत्यानाश। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये मां, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट। एक तरफ अधोसंरचना विकास का भी बजट है, तो दूसरी तरफ जनता के कल्याण के लिए। मित्रों, मां, बहन, बेटी मतलब महिला, आधी आबादी, उनका कल्याण
हमारी प्राथमिकता रही है और 1,02,976 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। ये बजट मनोरंजन और झूठ का बजट है। घोषणाबाद सरकार की घोषणाओं का स्मारक है। झूठी सरकार का झूठा बजट। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कर्ज कमीशन और सत्यानाश का बजट है। प्रस्तावित सब कुछ प्रस्तावित है, सब प्रावधान है। पर अगर हम पिछले साल का बजट देखें, उसमें भी जो प्रस्तावित और प्रावधान थे, उसमें से केवल 55% का वितरण हुआ। तो ये पिछले साल की बजट की ये तुलना कर ले और ये बजट तो केवल 3 महीने का है। केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। इसमें साफ बात यह है कि जो कुछ भी कह लें, जो प्रस्तावित होए, जो प्रावधान होए, पिछले साल 90 लाख नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार थे। इस साल 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चौथे टर्म के लास्ट बजट में शिवराज सरकार ने जनता पर भले ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया, महिलाओं और किसानों को राहत देने का ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस ने आज विधानसभा के अंदर और बाहर रसोई गैस सिलेंडर को लेकर जमकर हंगामा किया, वॉकआउट किया, नारेबाजी की। शिवराज सरकार पर एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से छीन लेने का आरोप भी लगाया। वो कहते 1,000 लाडली बहनों को दूंगा, उससे पहले 2,000 रुपया पर घर से छीन रहा है। मतलब पहले छीनेंगे और फिर वोट का लालच देके देने की बात करेंगे। को आपने कहा मुख्यमंत्री आपने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है, तो आप 1,000 रुपए की देंगे, गैस में आप 2,500 से 3,000 रुपए महिलाओं के घर का बजट कम कर रहे हो। इसलिए आप बड़े हुए बजट को महंगाई को वापस ले घोषणा करें सदन में कि मध्य प्रदेश में गैस का सिलेंडर के भाव नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। हंगामे के बीच चुनावी घोषणाओं की लिस्ट में आज एक घोषणा कमलनाथ ने भी की। शिवराज ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया था। बदले में कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 1,500 रुपए प्रति महीने देने का वादा कर दिया। लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। एमपी में मुफ्त वाली घोषणाओं पर सवाल का खेल दोनों तरफ से चल रहा है। टक्कर कांटे की होने वाली है, ये बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अच्छे से पता है। इसलिए 2018 वाली गलतियों को रिपीट करने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। और इधर यूपी में आज सबसे ज्यादा चर्चा बुलडोजर की हो रही है। योगी ने जिस एक्शन की बात की विधानसभा में, आज वही एक्शन प्रयागराज में देखने को मिला। चकिया इलाके में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। योगी ने आज सदन से फिर यह ऐलान किया कि माफिया को खत्म करके ही सरकार दम लेगी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बाबा का बुलडोजर एक्शन, माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू। चकिया में अतीक के करीबी के घर पर गरजा बुलडोजर। ये घर माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर जफर अहमद का है। 200 वर्ग गज में बने इस मकान को आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। सामने जो बाउंड्री है, गेट तो पहले ही तोड़ दिया था, बाउंड्री तोड़ दी गई है। अब अंदर ऊपर का जो मंजिल है, पहली मंजिल है, उसको पहले गिराया है और अब आपको बुलडोजर अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जो अंदर का घर है अब उसे गिराने का काम होगा। अब जो पहली मंजिल है उसका सामने जो बैल्कनी थी उसको तोड़ा गया है। कुछ कमरे में थोड़ा सा ऊपर अंदर गए हैं, लेकिन ऊपर छत भी दिखाई दे रही है जिस पर अभी बुलडोजर नहीं चला है। तो टेक्निकल टीम होती है पूरी, वो बताती है कि किस तरह से जो मकान पे बुलडोजर चलाया जाए उसको किस तरह से गिराया जाए। तो यहाँ टेक्निकल टीम भी है जो बता
बता रही है बुलडोजर चलाने वालों को कि इस मकान को किस तरह से धाराशाही किया जाए, क्योंकि अगल बगल यहाँ पर घर बने हैं और बिल्कुल बगल का घर है दोनों तरफ। तो अगर जरा सी भी गलती हो जाएगी तो अगल बगल के घरों को नुकसान पहुंच सकता है। तो बुलडोजर बहुत धीमे धीमे चल रहा है और टेक्निकल टीम जिस तरह से गाइड कर रही है उसी तरह से ये मकान गिराया जा रहा है। इस मकान की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि इस कोठी को नियम तोड़कर बनाया गया था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन काफी समय से इसी मकान में रह रही थी। ये जो चकिया इलाका है पूरा और ये पीछे जो खंडर दिखाई दे रहा है ये अतीक अहमद का घर हुआ करता था, जिसे अवैध अतिक्रमण के आरोप में, माफिया के आरोप में गिरा दिया गया है। वहीं पे जो चकिया में जहां इस समय बुलडोजर चल रहा है नफीस अहमद के घर पर, वहां से जो सामान पुलिस ने निकाला है वो सब यहाँ पर जमा है। गृहस्थी का सामान है, जो हथियार है वो पुलिस अपने साथ ले गई है, लेकिन वाटर कूलर्स है, सूटकेस है, बड़ी तादाद में आप देखेंगे बीएसपी का यहाँ पे झंडा भी दिखाई दे रहा है, बहुजन समाज पार्टी ये, और बहुजन समाज पार्टी हाथी महापौर पद की प्रत्याशी शाइस्ता परवीन, क्योंकि शाइस्ता परवीन बीएसपी में शामिल हो गई थी और यहाँ उनको महापौर का प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया था। तो इस तरह से वो प्रचार भी कर रही थी। तो पूरी प्रचार सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है शाइस्ता परवीन की, और ये कहा जा रहा है कि जो मकान इस समय गिराया जा रहा है उसमें शाइस्ता परवीन रह रही थी जब से ये अतीक अहमद का ये घर गिरा दिया गया था उसके बाद से। अंदर से एक फोटो ये पुलिस को मिली है जिसमें ये अतीक का सबसे बड़ा बेटा जो उमर है वो दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद की बहुत सारी फोटो है। अशरफ जो अतीक अहमद का भाई है जो बरेली जेल में बंद है, जिसके ऊपर राजू पाल की हत्या का ये मुख्य आरोपी है, उसकी फोटो है अशरफ की। तो इस तरह से परिवार की फोटो इसमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे एल्बम भी यहाँ पे पड़े हैं और इन एल्बम्स में आप अगर देखेंगे तो अतीक की पुरानी फोटो इनमें है। ये अतीक अहमद है, अतीक अहमद है, ये बहुत पुरानी फोटो दिखाई दे रही है कि इसमें अतीक कहीं जनसभा कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं। ये देखिए जनसभा है कोई यहाँ पे, और यहाँ ये गाड़ी में काफिले पे अतीक अहमद जा रहे हैं। बहुत फूल माला अतीक के गले पे है। अतीक अहमद का मकान भी इसी के पड़ोस में था, जिसे प्राधिकरण ने पिछले साल तोड़ दिया था। उसी के बाद शाइस्ता परवीन इस मकान में रहने लगी। अब इस मकान को भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। जफर के मकान के पड़ोस में शूटर गुड्डू मुस्लिम का मकान भी है। प्रशासन गुड्डू मुस्लिम के मकान को भी तोड़ने जा रहा है। पहले भी माफिया अतीक अहमद के बनाए अवैध कॉम्प्लेक्स, दुकानों और दूसरी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।